हेलो एवरीवन। मैं विवेक कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना टॉपिक पुराना वाला लेकर। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ब का लेकर। एक बार हम प्रीवियस देख लेंगे जो हम कल पढ़े थे कल तक, और उसका ये बोर्ड पे है। हमने देख लिया था हेल्पिंग वर्ब को, हम देख रहे थे ना। और हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ हमने पहले वाली हेल्पिंग वर्ब ही देखी थी। ठीक है, जिसमें आपका आया था ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, वर्ब काफ़ी वाइड एरिया में है, तो हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक का आपने देखा कल, और इसके आगे ही आ रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो ये सारा हमने देख लिया था कि हेल्पिंग वर्ब में जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो कहाँ तक है ना। तो उसमें देखा आपने तीन थी, बी डू हैव, उनकी फॉर्म्स जो बन रही थी वो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात भी हमने दिखाई थी नीचे, कि ये ऊपर तो ये हेल्पिंग वर्ब ही है ना, और नीचे मैंने बताया था कि यही जो वर्ब हैं इनकी ही मेन वर्ब भी होती हैं। और यहाँ हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर किया था कि ये कब हेल्पिंग वर्ब है कब मेन वर्ब। अब तक हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब अकेले कभी नहीं आ सकती, लेकिन मेन वर्ब अकेले आ सकती है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं उसके सेकंड पार्ट पर। ठीक है, जो सेकंड पार्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब में था वो था मॉडल वर्ब। क्या था जी वो था मॉडल वर्ब। और मॉडल को हम नाम दें फुल तो ये है उसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये नाम था। हिंदी में भी हम इसे बोल रहे थे विधि सूचक सहायक क्रिया। ठीक है, अब देखो जैसे हम हेल्पिंग वर्ब को देख के आए हैं कि वो हेल्प करती थी मेन वर्ब को, है ना। लेकिन ये भी आप देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही है ये भी। अब ये भी क्या करेगी, करेगी तो वही काम, यानी देगी सहायता ही। ठीक है, लेकिन सहायता थोड़ा अलग से देगी, मतलब कि ये वो वाला काम नहीं करेगी जो पीछे वो हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ने किया। उसने क्या किया था, उसने किया था टेंस बनवाने में हेल्प की थी मेन वर्ब की। टेंस की फॉर्म्स, एक तो होता है बेसिक टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उसके जब हम अंदर चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फॉर्म्स जो होती हैं वो फॉर्म्स पीछे वाली जो चली गई हैं क्रियाएं वो उसे बनाती हैं। अब जो हमारे पास आने वाला है ये फॉर्म्स नहीं बनाता है। ठीक है, बस क्या है कि ये आपका बेसिक में रहेगा, है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करके ऐसे। अब हम जाने कि इसको बोल ही क्यों रहे हैं, ये विधि सूचक टाइप या मॉडल क्यों कहा गया है। ऑक्सिलरी समझ रहे हैं, ऑक्सिलरी वही हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल से समझिए आप, है ना, जो मॉडल वर्ड है उसका संबंध है मोड से। एक शब्द होता है मोड, और मोड का मतलब है कि किसी के जो उसका कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, अगर हम उसका मोड चेंज करें तो उसकी जो क्रियाएं हैं या कहिए कि उसके क्रियाकलाप जो भी वो कर रहा था वो चेंज हो जाता है, उसमें बिल्कुल अंतर आ जाता है अगर हम उसका मोड चेंज करें तो। ये मोड वर्ड आप जानते हैं नॉर्मली बोला जाता है ना। जैसे मॉडिफाई से समझिए आप, अगर किसी को आपने मॉडिफाई कर लिया है, मोटरसाइकिल टाइप नॉर्मली चल रहा है आप, तो उसे मॉडिफाई अगर कर लिया जाए तो उसकी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं, वो पहले जैसे नहीं करता, कुछ और अलग से करने लगती है ना। देखे ही होंगे आप ये। तो अब यहाँ भी क्या है कि ये उस तरह की वर्ब है जो मेन वर्ब के मोड को ही चेंज कर देती हैं, मेन वर्ब के। ठीक है, कैसे हम एक एग्जाम्पल से देखें। देखो एक वाक्य लिखा है, ही लिफ्ट्स द बॉक्स। इसका अर्थ है कि वह संदूक उठाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है इसमें, और बोल रहे हैं संदूक उठाता है। वर्ब हमारे पास लिफ्ट। अब इसी सेंटेंस को हमने थोड़ा सा चेंज करके लिखा, और वो थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। देखिए हमने लिखा है इसको, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। अब एक नया शब्द आया हमारे पास, सिर्फ कैन, बाकी सारे वर्ड वही हैं, देखिए आप, है ना। तो एक नया वर्ड आया कैन, और इसके लग जाने से एक सेंटेंस पर फ़र्क पड़ रहा है। और वो फ़र्क पड़ रहा है, देखिए पहले वाले का सेंटेंस का मीनिंग है कि वह संदूक उठाता है, उठाता है। इस नीचे वाले का मीनिंग है उठा सकता है। ठीक है, अब एक ही शब्द के आने से उस क्रिया का मीनिंग चेंज हो गया, मतलब उठाना का। पहले कह रहे थे उठाता है,
अब बोल रहे हैं उसको उठा सकता है। तो सकता है ने एक बात और हमें बताई कि अब ही की इसमें क्षमता दिखाई जाने लगी है, कैपेसिटी शो होने लगी है कि ही ये काम कर सकता है। ठीक है, और वो कौन कर रहा है जी? कैन। तो ये कैन हमारा मॉडल वर्ब है। ठीक है, और इसकी खास बातें ध्यान दो चार हैं, समझ के रखें उसको भी, कि मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब हमेशा ही अपने साथ मेन वर्ब को लेकर आता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही, क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है। अब दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ नहीं लेगा। अगर एक्टिव वॉइस में फॉर्म कर रहा है तो हमेशा ही मॉडल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहती है। अब वो अगर पैसिव वॉइस में चला जाता है तो फिर वो सबके साथ थर्ड फॉर्म बनाता ही है पैसिव वॉइस। तो इसकी खास बात क्या है कि मॉडल वर्ब हमेशा ही अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। वी फर्स्ट कहेंगे उसको ना, V1 भी कह सकते हो आप। अब मैं ये जो मॉडल्स हैं कौन कौन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल को भी इसमें रखो आप, है ना, इनसे ही बनता है ये हो गया आपका। एक साथ कर लो, विल वुड है, और ओहो देखिए विल का सेकंड है वुड, और ऐसे ही आपका सेल शुड, फिर आपका होता है मस्ट, और एक होगा आपका इसमें यूज टू, और एक होता है आपका जी ought to, ought to, फिर आपका होता है इसमें नीड और डेयर। ठीक है जी, ये देख लीजिए आप, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल शुड, मस्ट, यूज टू, ought to, नीड और डेयर। अब देखो ये सारी मॉडल वर्ब हैं, और इनकी खास बात क्या होती है कि ये सभी अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेंगी, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर इसका अलग से चैप्टर भी है मॉडल वर्ब का, और ये वर्ब फिलिंग जब आता है, वर्ब फिलिंग के लिए क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम इसे जब सिलेबस में अंदर चलेंगे तो सीखेंगे उसमें विस्तृत। फिलहाल हमें सीखना है कि वर्ब क्या है, कितने प्रकार की, और किस प्रकार से काम करती है, किधर उसका क्षेत्र है, इतना जानना है बस। अब देखिए ये हमारी मॉडल वर्ब हुई। अब हम इससे आगे आएंगे अब। ठीक है, अब देखो हमने देखा अभी कि हेल्पिंग वर्ब के हम पार्ट्स में चल रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट आए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो हम आएंगे, अब मेन वर्ब की तरफ आए हम। ठीक है, मेन वर्ब हमारा क्या है, जो मुख्य क्रिया बन रहा था ना, तो उस मेन वर्ब के भी पार्ट होते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के पार्ट होते हैं, और इसको बेसिकली जो स्टार्टिंग में बांटा गया है वो दो प्रकार से बांटा गया है। ये तो हम सीख चुके हैं ना मेन वर्ब क्या थी, एक बार हम फिर सुन सकते हैं। मेन वर्ब क्या थी कि एक्शन वर्ड कह लीजिए उसको, स्टेट बताती थी, है ना, पोजेशन बताती थी। और मेन वर्ब होने का खास बात ये थी कि वो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी रखी जा सकती थी। ठीक है, जो सेंटेंस का मेन काम है वही मेन वर्ब है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। देखो ये मेन वर्ब को दो भागों में बांटा। अब देखिए क्या है वो, है ना, पहले है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, और इसमें दूसरा होता है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक, सकर्मक क्रिया। इसका अपोजिट होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, और इसे हिंदी में बोलेंगे अकर्मक क्रिया। अब देखो ये, इसको जानने के लिए हिंदी में जाएं आप इसके ना, इसमें लिखा है सकर्मक, सा साथ में है। अब ये आप जाने होते हैं कि सा अगर लग जाता है कहीं पर, ये सा जो अक्षर है, तो उसका मतलब होता है साथ। जैसे आपने अक्सर देखा होता है ना, घर पे शादी का कार्ड आता है, उस पर लिखा होता है सहपरिवार, और सहपरिवार का मतलब क्या हो गया जी, परिवार के साथ आना है। ठीक है, वैसे यहाँ क्या हो रहा है, ये किसके साथ लगा है, कर्म के साथ।
कर्म को हम पीछे पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ठीक बात हो गई कि एक ऐसी वर्ब जो हम लिख लीजिए इसके नीचे, जो ऑब्जेक्ट के साथ आए, मतलब अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लाए, वो तो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ऑन द अदर हैंड इसका अपोजिट कर लीजिए, जो ऑब्जेक्ट के बिना आए, उसमें ऑब्जेक्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। दोनों के एग्जाम्पल देख लो। अब दोनों के एग्जाम्पल में जैसे हम इसको लिखें, ये लिखा हमने ही सेल्स, राइट। अब इसका मतलब है वह बेचता है। अब यहीं पर हम थोड़ी देर के लिए रुक के ये सोचें कि बोलो इस सेंटेंस को, है ना, फील करके हिंदी में, कि वह बेचता है। अब सोचो कि ये पूरा हो गया कि या कुछ और हमें कहना पड़ेगा इसमें भी। तो इसको पढ़कर हमें फील ऐसा आएगा कि अभी हमें कुछ और कहना है, मीन्स कि आगे हमें बताना पड़ेगा क्या बेचता है। जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक इसका मीनिंग पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, और सबसे स्पेशल बात ये, जो भी बताना पड़ेगा आपको उसके आगे, वो कोई ना कोई नाउन होगा, है ना, नाउन होगा। और नाउन होगा जैसे ही, तो वो ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, क्योंकि नाउन का फंक्शन आप शुरू में पढ़े हैं कि नाउन ही बनता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये लिखा हमने ही सेल्स मैंगोज। अब ये पूरा हो गया। अब देखो इसका मतलब हो गया वह आम बेचता है, वह आम बेचता है। तो इस सेंटेंस का जो वर्ड मैंगो है ये नाउन था, और इस सेंटेंस में इसकी पोस्ट है ऑब्जेक्ट होने की, ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट आ गया साथ में, तो हमारी जो वर्ब लिखी है सेल्स, ये वर्ब क्या हो गई साहब, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। टीवी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, ये ऊपर वाला ही। इधर आइए अब देखो, इधर देखें तो क्या है, इंट्रांजिटिव है ना, उसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये फील करेंगे कि अगर बिना ऑब्जेक्ट के भी जो वर्ब लिखी है उसको हमें पूरा सा सेंस मिलेगा उसमें, और जैसे पूरा सेंस मिल रहा है ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, आप समझ जाएं कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे सेंटेंस लिखे हम, शी इज वीपिंग, ही इज रनिंग। ये दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला है वह रो रही है, दूसरा है वह दौड़ रहा है। इन सब में आप महसूस करें तो ये आपको कंप्लीट सेंस देंगे, हमें कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आगे। जैसे बोला हमने वह रो रही है, बात पूरी हो गई, ठीक है, रो रही है बस। आगे बोल रहे हैं वह दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है, हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमारी वर्ब्स हैं, ये वीप है, इधर रन है, इनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी ये कंप्लीट हैं। और जब ये बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट हैं तो दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है, इन्हें हम बोल सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गया था आपका ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो ये मुख्य क्रिया के दो भाग हुए मुख्य क्रिया दो भाग से बटी है, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब मतलब यूज्ड विद ऑब्जेक्ट्स, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम इसी में चलेंगे, ठीक है। यहीं पर थोड़ा, अब जो इस चैप्टर के जो ऐसे मानिए डाउट्स कहिए उसको, या जो कन्फ्यूज़न एरिया है, वो कन्फ्यूज़न एरिया हमारा अब शुरू होगा। यहाँ तक हम बेसिक करके ही पढ़ के लाए हैं, और बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि उनका कन्फ्यूज़न होता है वर्ब को लेकर, और जहाँ कन्फ्यूज़न है हम उधर आ रहे हैं हम। उससे पहले हम ये जान लेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें हैं अभी जो और जाननी चाहिए हमें, ना। अब वो चीज़ क्या है, इसी मेन वर्ब में चलेंगे अभी हम। मेन वर्ब को ही दो भागों में और बांटा गया है, इसको आप स्टार बनाकर आप समझ लें कि ये नया पॉइंट है, और कोई नंबर वंबर नहीं है ना, इसी में चलें। इसी मेन वर्ब को हम दो टाइप और देते हैं, और वो टाइप होते हैं आपके फाइनाइट वर्ब, और दूसरा होता है जी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। ये स्पेशल है कि ये भी मुख्य क्रिया के ही भाग हैं, मेन वर्ब के ही पार्ट है। अब देखो फाइनाइट नॉन फाइनाइट, इसको हिंदी में कोई लेना देना नहीं है इसका, वैसे किस जैसे हिंदी करके लाएं सबकी, फिर भी आप करना चाहें तो ये कन्फर्म बोलते हैं फाइनाइट को, निश्चित करके, और ये अनिश्चित टाइप। अब इनका एक्सप्लेन जो है वो इनके बारे में आपको क्लियर करेगा, जो इनका एक्सप्लेन है ना, परिभाषाएं कह लीजिए इसकी, या डेफिनेशन कहेंगे जिसको। अब देखो फाइनाइट वर्ब क्या होता है,
तो देखिए कि ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट या टेंस के साथ चेंज हो, मतलब बदले वो। एक ऐसी वर्ब यदि वाक्य में हम उसका सब्जेक्ट चेंज करते हैं या टेंस चेंज करते हैं तो उसमें उस वर्ब पे फर्क पड़ेगा, वो भी चेंज करनी पड़े या कुछ ना कुछ उसमें बदलाव लाना पड़ता है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो जो चेंज हो रही है वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। इसके अपोजिट आइए, ठीक ऐसा ही करने पर सब्जेक्ट या आप उसका टेंस बदलते हैं और वो ना चेंज हो, ठीक है, उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये दोनों बातें हम देखेंगे सेंटेंस में। देखो इसका एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस लिखा है, ही गोज टू स्कूल टू रीड या स्टडी भी लिख सकते हैं। सिर्फ हमें फार्मूला जानना है। अब देखो मीनिंग करें तो नॉर्मल सब सेंटेंस है, इसका मीनिंग आ रहा है कि वह स्कूल को पढ़ने जाता है, वह स्कूल को पढ़ने जाता है। अब यहाँ आप देखिए, नॉर्मली देखें तो दो वर्ब आपको दिखाई दे रही हैं, एक गोज और एक रीड। दोनों ही मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड है। अब दोनों एक्शन वर्ड आ रहे हैं तो मेन वर्ब तो हुई है, जैसे हम पहले पढ़ गए हैं सारा। अब यहाँ हमें चेक करना है कि कौन इनमें से फाइनाइट वर्ब है और कौन नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक, देखिए ये वाला हम ट्रायल करेंगे जो ऊपर लिखा है, ये कि जो सब्जेक्ट या टेंस के साथ चेंज हो, मतलब दोनों में से एक भी अगर काम आप करके देख लेते हैं तो एक काम करने से ही वो आपको वो मालूम चल जाएगा जो हम चलाना चाह रहे हैं। हम दोनों करके देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो पहला कह रहे हैं सब्जेक्ट चेंज करके देखो। सब्जेक्ट चेंज करने के लिए पहले वाले सब्जेक्ट को देखो, पहला क्या था हमारा, ही कैसा है, ही थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर है, एक वचन है ना। अब हम इसको चेंज करेंगे तो उसी थर्ड पर्सन में चलकर हम इसे बहुवचन कर सकते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर या प्लूरल करके आता है जो वर्ब पे इफेक्ट डालता है। ये आप जानते भी होंगे कि एक वचन सब्जेक्ट में एक वचन जैसी क्रियाएं आती हैं और बहुवचन में बहुवचन, क्योंकि रूल्स हैं उनके। तो यहाँ देखो जैसे हम ही को चेंज करें, ही को हमने चेंज कर लिया दे में, एक वचन था बहुवचन कर दिया, सिंगुलर से प्लूरल कर दिया। अब हम टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएं अगर, तो वहाँ हम सब जानते हैं इस बात को कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस एस लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता है ना, ये नियम है वहाँ का। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे इसी सेंटेंस को लेकर तो हमें ये वाली वर्ब चेंज करनी ही होगी, इसका ES हटाना पड़ेगा, नहीं हटाएंगे तो गलत हो जा रहा है। अब हम और आगे लिखें सेंटेंस को, लिखकर सारा सेम लिख लीजिए पहले, और अभी इसका लॉजिक पता करेंगे, है ना, सेंटेंस का मीनिंग करें। अगर ये सेंसेबल सेंटेंस है, मतलब अभी भी सही भाव दे रहा है तो फिर ठीक, नहीं तो कोई गड़बड़ होगी। देखिए अब पहला सेंटेंस का मीनिंग था वह स्कूल को पढ़ने जाता है, पढ़ने, नीचे वाले का अर्थ है वे स्कूल को पढ़ने जाते हैं। ठीक, अब हमें सोचना यह है जो हमारी पीछे एक वर्ब लिखी है ये पढ़ना, ये वाला काम ही कर सकता है या वे भी कर सकते हैं। इस बात पर सोचें कि क्या पढ़ने का काम सिर्फ ही कर सकता है, वे कर सकते हैं कि नहीं, और आंसर क्या है जी, वे भी कर सकते हैं। मतलब कोई एक भी पढ़ सकता है, कुछ ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने की बात दोनों तरफ ही ठीक है। अब हमारी बात तो हो गई साबित जो हम चाह रहे थे। वैसे देखिए एक क्रिया को हमें बदलना पड़ा, ये पहली वाली को, ठीक, दूसरी वाली को कोई ज़रूरत हमें बदलने की नहीं पड़ी, दोनों ही सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट के साथ में वो सही मीनिंग दे रही है अपना, ठीक, वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी उसको। अब चाहें तो आप दूसरा काम भी करके देख लीजिए, टेंस चेंज करके देखें। जैसे पहले वाले हमारे सेंटेंस में टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट करना चाहें तो पास्ट इंडेफिनिट करने के लिए क्या करना होगा, इसकी सेकंड फॉर्म करनी होगी, और इसकी सेकंड फॉर्म करेंगे वेंट। अब बाकी सेंटेंस लिख के फिर वही मीनिंग कर लीजिए, और मीनिंग करके अगर सही से बैठ रहा है सेंस तो ठीक है। ये देखो अब इस वाले का मीनिंग है वह स्कूल को पढ़ने गया, पहले वाले का मीनिंग था सबसे पहले वह स्कूल को पढ़ने जाता है, सेकंड का बना था वे स्कूल को पढ़ने जाते हैं, पढ़ने की बात दोनों तरफ सही हो रही थी। अब नीचे कह रहे हैं वह स्कूल को पढ़ने गया, अब यहाँ क्या हुआ है, पास्ट में हुआ है वही काम। तो ये हम सब जानते हैं कि पढ़ने का काम प्रेजेंट में भी हो सकता है, पढ़ने का काम पास्ट में भी हो सकता है, और पढ़ने का काम फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक इस तरह जैसे हम कल पढ़े थे वो पास्ट है, आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट है, कल को भी पढ़ेंगे फ्यूचर है। तो ये पढ़ने वाला मैटर दोनों ही प्रकार से ठीक है
है ना, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो सीधी सीधी बात पे हम आ गए हैं कि एक वर्ब जो हमारी हर बार चेंज होती आ रही है ये, ठीक है, ये क्या हुई हमारी, ये फाइनाइट वर्ब हुई। ये वर्ब जिसको हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही, ये क्या हुई आपकी, ये हुई साहब आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, इसमें आप थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ और इसको शॉर्ट ट्रिक टाइप आप मान के चलें इसकी। ये आसान क्या है कि आसान में हम दूसरी एक बात जान लेंगे, है ना। ये तो था इसका लॉन्ग ट्रिक कह लीजिए, इसको पूरा फुल्ली हमने क्लियर किया है। एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि यदि आपको पता करना पड़े कि कौन है फाइनाइट नॉन फाइनाइट, है ना, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखिए फाइनाइट वर्ब वो होती है, सीधी सीधी बात, जो टेंस बनाए, ठीक है भाई। और सीधी ये भी ऐसे ही, ये इसका उल्टा होगा, जो टेंस ना बनाए। आपको 12 टेंस होते हैं, उन 12 टेंस में जाएं और देखें कि जो भी वर्ब टेंस बना रही, चाहे कोई सा भी टेंस बना रही है वो, अगर वो टेंस का निर्माण कर रही है वो वर्ब, तो समझ जाएं कि वो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। और टेंस का निर्माण नहीं कर रही तो साहब वो फाइनाइट वर्ब नहीं है ना। ये वाली बात को हम इन सेंटेंस पे मिला के देख लेंगे। देखो यहाँ देख रहे थे गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रही है, गो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रही है, वेंट पास्ट इंडेफिनिट बना रही है, लेकिन जो टू रीड है ये, ठीक, ये टू रीड किसी भी प्रकार के टेंस में नहीं आता, मतलब किसी भी वर्ब के साथ में टू नहीं लगता है टेंस में। तो ये हमें स्पष्ट कर दे रही है कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब की और एक दो बातें जान लो आप। देखिए फाइनाइट वर्ब जो होती हैं उन पर सब्जेक्ट का और टेंस का फ़र्क पड़ता है, वो उसके साथ चेंज होती जाती हैं। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसे हम एक निष्क्रिय वर्ब कह सकते हैं ना, निष्क्रिय वर्ब कह सकते हैं। वो किसी से ना तो प्रभावित होती है, ठीक है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेंटेंस में ऐसे ही पड़ी रहती है। चाहे आप किसी भी प्रकार के चेंजिंग कर लें सेंटेंस में, तो वो अपने आप को वैसे ही रखे रहती है, सबके साथ एडजस्ट होती है। इसलिए हम जान जाएं कि इसे निष्क्रिय क्रिया भी हम कह सकते हैं, ये कुछ इफेक्टेड होती ही नहीं है किसी से। तो क्लियर हो गया होगा ना ये वाली बात कि नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब। और हम किसके पार्ट्स में चल रहे हैं, मेन वर्ब के। पहले मेन वर्ब के पार्ट था ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और उसी मेन वर्ब को दो हिस्से और दिए इन्होंने यहाँ, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो कन्फ्यूजन वाला एरिया है हमारा वो शुरू हो रहा है अब। देखो कन्फ्यूजन वाला जो एरिया है वो लेकर है लिंकिंग वर्ब को, ठीक है भाई। लिंकिंग वर्ब क्या है हम ये जाने, ये भी पार्ट ही मान के चलें आप इसको, लेकिन ये मुख्य क्रिया का ही हिस्से में है ये, और दिखने में लगता है आपको हेल्पिंग वर्ब जैसा। लिंकिंग वर्ब को हम बोलते हैं संयोजन क्रिया हिंदी में। अब देखो इसकी स्पेशलिटी ये है कि दिखती तो ये हेल्पिंग वर्ब जैसी है ना, लेकिन होती क्या है, होती मेन वर्ब है, इसलिए कन्फ्यूजन का एरिया इसके अंदर आता है। अब हम जाने देखो क्या है मामला, इसकी पहले डिफाइन करें इसको। इसकी डेफिनेशन है एक ऐसी वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़े, ठीक है। यहाँ कंप्लीमेंट भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं, पहले फंक्शन आए थे नाउन के, तो उसी के बेस पे चलना है कि कंप्लीमेंट को जोड़ती है सब्जेक्ट से, ठीक है। जैसा कि लिंकिंग हम देख रहे हैं, करना उसका मतलब बनेगा लिंक, है ना। और लिंक करना क्या है, जोड़ना। संयोजन करना का मतलब भी जोड़ना ही है, लिंक करना कड़ी डालना मतलब। तो ये क्या करती है, ये सिर्फ जोड़ती है, और किसे किसे जोड़ती है, सब्जेक्ट को और कंप्लीमेंट को। देखो कैसे जोड़ती है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ही इज़ अ डॉक्टर। कंप्लीमेंट को हम जान चुके थे पहले कि कंप्लीमेंट क्या होता है, वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ शब्द हम और लिखते हैं जिसमें सब्जेक्ट को ही आगे बढ़ा दिया जाता है ना। जैसे यहाँ देखिए डॉक्टर, कौन है डॉक्टर, ही है डॉक्टर,
ठीक, यानी ही के बारे में बात हुई है उधर। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अब इस कॉम्प्लीमेंट को इस सब्जेक्ट से जोड़ा है किसने? इज ने। ठीक, तो इज क्या हुई साहब? इज आपकी लिंकिंग वर्ब है, इज। अब देखो ये भ्रांति क्या आती है ना, वही डाउट कन्फ्यूजन क्या आता है कि हम सब पढ़ के आते हैं पीछे कि इज तो साहब सहायक क्रिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती है ना, इज एम आर लग के आएनजी। तो उसकी बात को आप ध्यान में रखें कि यहाँ देखिए इज तो है, लेकिन कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है। अब जब कोई आईएनजी नहीं है और हम ये पीछे एक बात सुन के आए हैं कि सहायक क्रियाएं कभी अकेले नहीं आ सकती, है ना। क्यों नहीं आ सकती अकेले? क्योंकि वो सहायता देने के लिए बनी है। अब सहायता किसे देती हैं? वो मुख्य क्रिया को, और जब मुख्य क्रिया है ही नहीं तो सहायता किसे देंगी वो? इसलिए ये साबित हो जाता है कि कभी भी कोई सहायक क्रिया अकेले नहीं आ सकती। लेकिन यदि वो सहायक क्रिया जैसी दिख भी रही है, जैसे ए इज दिख रहा है आपको, सहायक क्रिया लग रहा होगा, तो सीधी बात समझ लें कि ये सहायक क्रिया नहीं है इस समय। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है। ये सहायता किसे दे रही है? अब किसी को नहीं दे रही। ऐसी कंडीशन जब जब आती है कि अकेली वर्ब लिखी है और वो सहायक क्रिया जैसी लग रही है, तो समझ जाएं कि वो सहायक क्रिया नहीं है, बल्कि वो क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें कि लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब ही होती है। लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ जो इज है ये किसकी फॉर्म है? ये आप पीछे सीख के आए हैं, ये बी की फॉर्म है। बी का एक पार्ट है इज एम आर वाज वर्ब में से। तो बी आप जानते हैं, अभी सीखे थे ना, बी क्या होता है? बी मुख्य क्रिया होती है। तो यहाँ ये इज बी की तरह है। और भी एक दो मैं सेंटेंस दिखाऊं आपको, देखो जैसे जैसे लिखा है ही सीम्स हैप्पी। इज एम आर से अलग हटके हम बात कर रहे हैं थोड़ी। ये लिखा है ही सीम्स हैप्पी, या एपियर्स भी बोल सकते हो आप। इनका मतलब प्रतीत होता है, लगता है। इसका हिंदी मीनिंग आ रहा है वह खुश लगता है या खुश दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो आप वही देखिए कि जो हैप्पी है, ये हैप्पी किसके बारे में बात कर रहा है? ये हैप्पी बात कर रहा है इस ही के बारे में, ही हैप्पी है ना। तो सीधी सीधी बात हुई कि क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ हैप्पी। और कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ा है किसने? सीम्स ने। तो ये सीम्स हमारी लिंकिंग वर्ब हुई, जबकि ये मेन वर्ब जैसी दिखती है, मतलब मुख्य क्रिया एक्शन वाली, लेकिन एक्शन नहीं है, सीम्स है ना। सीम्स तो हमारा फीलिंग्स है, और फिर भी फीलिंग्स हो चाहे वो कुछ भी आपका है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि पीछे जो उसके पोर्शन आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ रही है, तो समझ जाएं कि वो बिल्कुल लिंकिंग वर्ब है। ऐसे बहुत सारे आप सेंटेंस देखते हो, और एक दो देख लीजिए। जैसे लिखा है ही इज सैड, है वह दुखी है। तो दुखी कौन है? दुखी यही है ना। ही के बारे में बात हुई, फिर वही काम, इज हमारा है ना, क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। तो ये जो हमारी वर्ब्स आ रही हैं सिंगल सिंगल वर्ब, ये हमेशा क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब को हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब ही मेन वर्ब है। ठीक है ये लिंकिंग वर्ब तक हमारे पॉइंट हुआ। अब देखो सारी वर्ब्स को एक बार और फिर देख लो आप। शुरू में देखे थे हम कि वर्ब क्या होता है, तीन तरह की बात आई थी उसमें, कि वो एक्शन को बताए, वो स्टेट को बताए, पोजीशन को बताए। तीनों प्रकार की बातें वर्ब में आएंगी। फिर उसके पार्ट्स किए थे हमने। तो पार्ट्स करने में सबसे पहले क्या बना था? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर दो चीज़ें हम देख के आए हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी क्या था? सिर्फ टेंस बनाने में सहायता करती थी मुख्य क्रिया की। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या था? वो मुख्य क्रिया के मोड को चेंज करके लाती है टेंस से अलग। ठीक है, जैसे वो क्षमताएं दिखा सकती है, परमिशन दिखा सकती है, पॉसिबिलिटी दिखा सकती है। इन सब बातों में वो मॉडल वर्ब कहलाती है। अब फिर हम आए थे मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब के भी दो पार्ट हुए थे। पहले दो पार्ट हुए, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या थी? जो ऑब्जेक्ट लेकर आती थी। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या थी? विदाउट ऑब्जेक्ट भी लिखी जा सकती थी, है ना। अब उसी के फिर दो पार्ट किए गए नीचे को, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। जस्ट इससे पीछे हो गया था अभी। तो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये भी इसी के प्रकार हुए ना। टेंस बनाने वाली फाइनाइट हो गई थी, और टेंस नहीं बनाने वाली नॉन फाइनाइट हो गई थी। अब उससे हम अलग निकल के आए हैं ये सारी चीज़ों से, ना पार्ट्स वगैरह से आगे आए। तो पार्ट्स वगैरह से आगे एक नई चीज़ हमें मिली है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब क्या है साहब? उसको डिफाइन किया गया है कि जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़े, दैट इज लिंकिंग वर्ब। नीचे हम प्रूव भी कर चुके हैं ये सब, है ना। एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, 3 एग्जाम्पल हैं ये।
तो ये लिंकिंग वर्ब पूरी हुई, ठीक है। वैसे जो हम देखें बेसिकली अगर जाने तो ये वर्ब का एरिया इतना ही है। अब कहीं कहीं क्या होता है और भी इसको बढ़ा लेते हैं वैसे, लेकिन जो स्पेशल जो एरिया है वर्ब का वो यही है जो ज़्यादातर यूज़ में है। वैसे हो और भी आगे देख सकते हैं हम, लेकिन उनका कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं है, ना ही वो इतनी हमें फेस करती हैं ज़्यादा, है ना। बस यहीं थोड़ा सा जान लेंगे। देखो मेन वर्ब के ही हिस्से हैं ये, इसे बोलते हैं रेगुलर वर्ब और एक होता है इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। ज़्यादा वैसे स्पेशल नहीं है ये। बस एक बात ध्यान देना है कि रेगुलर वर्ब का मतलब होता है नियमित क्रियाएं, और इर्रेगुलर का हो गया अनियमित क्रियाएं, है ना। लिख सकते हो इनकी हिंदी भी चाहें। ये होती है जी नियमित क्रिया। अब नियमित को आप समझ रहे होंगे ना, नियमित का मतलब रोज होता हो, जो आसानी से हो जाता हो, जो है ना, तो वो नियमित है। और नियमित का मतलब ये भी नियम से हो रहा है, जो है ना। अब अनियमित होता है जो ऐसे हो रहा हो बिना नियम के, या ऐसे कहिए कि वो कोई रूटीन टाइप नहीं है, बल्कि ऐसे ही होता जा रहा है ना। अब ये क्या होती हैं ये पता करेंगे अभी हम। देखो इनमें जो आपकी ये रेगुलर वर्ब है, इनको हम यहाँ जान लेंगे। देखिए रेगुलर वर्ब क्या होती है, एक ऐसी क्रिया जो अपने में ईडी लगने से ही फॉर्म चेंज कर लेती है ना। जब आप जानते होंगे कि हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जब बनाते हैं वर्ब की, तो ईडी लगा देते हैं कुछ वर्ब में, है ना। जैसे हमारे पास होता है ओपन, ओपन का हमने सेकंड फॉर्म किया तो क्या हो गया जी, ये ओपनड। ऐसे थर्ड फॉर्म किया तो थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा दिया। तो जितनी भी वर्ब हमारी ये ईडी ईडी लगा देने से ही सेकंड थर्ड फॉर्म बन जा रही हैं, वो सारी रेगुलर वर्ब हैं, ठीक है, नियमित क्रियाएं हैं। अब इसके अपोजिट जो ईडी लगाने से नहीं बन रही बल्कि स्पेलिंग चेंज करनी पड़ रही है उनकी, तो वो हमारी होती है इरेगुलर वर्ब। एग्जाम्पल है गो, सेकंड फॉर्म बनाए तो बनती है वेंट, और थर्ड फॉर्म बनाए तो बनती है इसकी गोन। तो इतनी सी बात बस ये है, ये कहीं ज़्यादा यूज़ में नहीं है कि इससे कुछ ज़्यादा रूल्स नियम आते हों। ये तो बस फॉर्मेशन के लिए, वो आप याद करते ही हैं उसको ना, वर्ब तो याद करना ही होता है। तो देखिए ये वर्ब आपकी हो गई इतनी, है ना, टोटल वर्ब हो गई है। अब इसमें पॉइंट ये भी है कि जो चीज़ें हैं हमारी वर्ब की कनेक्टेड सारी हो गई, तो वर्ब को आप कंप्लीट करके चलें, है ना। वर्ब को आप इसमें, वैसे वर्ब अभी और भी है लेकिन वो यहाँ नहीं है ना, बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच वाला मैटर पूरा हो गया आपका। होती है वैसे वर्ब और भी, जैसे हम कह सकते हैं कॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, चलो देख ही लो उसको भी, है ना। ये भी आपका काम हो सकता है कहीं, जब वर्ब के साथ चल रहा है सबका तो वर्ब में ही ख़त्म हो जाएगा। यही जान लो, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये। इनको आप स्टार बना लेना इस तरह, है ना, कि ये नए पॉइंट्स हैं। और ये लिंकिंग वर्ब का भी आपका नया ही पॉइंट था, है ना। इसको भी आप स्टार बना के रखें, स्टार का समझ के रखें कि स्टार वाला स्पेशल है ना। अब देखो हमारा जो आ रहा है ये दूसरी हम बोलते हैं कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब क्या होता है इसकी डिफाइन करें, देखिए ना, यही मेन वर्ब है ये भी। कॉजिटिव वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा ना हो। ये आप अजीब सा महसूस करेंगे, आप सबने पढ़ा है कि सारी वर्ब तो सब्जेक्ट ही करता है ना। बोलते भी हैं उसको कि सब्जेक्ट कौन है, जो क्रिया को करने वाला हो। तो सारी क्रियाएं तो सब्जेक्ट ही करता है, लेकिन यहाँ आकर वो भी गलत हो जाता है, ठीक है। ये इंग्लिश है ना, ये चलेगी आपके चारों तरफ को। तो पॉजिटिव वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा ना हो, है ना। यही कैसे, एक वाक्य लिखा है
हिंदी में हम समझें, उसने यह पत्र लिखा है। इसी सेंटेंस को इस तरह लिखा जाए, अगर उसने यह पत्र लिखवाया है। अब देखो सबसे कमाल की बात इसमें ये आती है कि सब्जेक्ट भी होता है वो वाक्य का, है ना, सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो क्रिया को खुद नहीं करता। ठीक है, जैसे हम इसे बोल रहे हैं लिखवाया है, तो इसमें नीचे वाले में आप देखेंगे कि इसमें वो खुद नहीं कर रहा है काम, किसी और से करवा रहा है, ऐसा आपको फील आएगा। देखिए पहले लिखा है उसने यह पत्र लिखा है, लिखा है मतलब खुद नहीं लिखा है ना। तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, उसने लिखने का काम वही कर रहा है। नीचे में देखें तो उसने यह पत्र लिखवाया है, अब लिखवाया है तो उसने नहीं किया है, लेकिन सब्जेक्ट अब भी ही यही है ना। तो यहाँ जो वर्ब हमारी आ रही है लिखवाया है, ये इसे बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब, और इसका बहुत विस्तृत चैप्टर है आगे सिलेबस में, हम इसको पढ़ेंगे ट्रांसलेशन करते हुए। जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब की। तो देखिए अब सारा कुछ जो वर्ब है, टोटल वर्ब का एरिया आपके सामने है ना। इन सबको आप एक बार रिवाइज करके और एक कमांड करके रखें, और किधर किधर भी जा ना पाए कोई सी, है ना। फिर आपका वर्ब से जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वर्ब से आपको रिलेटेड, उसे आप आसानी से कर सकते हैं, मतलब है ना, इजीली उसको आप लर्न भी कर सकते हैं, और मतलब वो आपकी कमांड में रहेगा। अब देखो यहाँ तक हम शुरू से जो देख के लाए हैं, हम शुरू किए थे नाउन से, नाउन से शुरू किए थे, फिर यहाँ धीरे धीरे आते आते हम आ गए वर्ब तक। और कल मैंने बताया था कि वर्ब एक मिडिल पार्ट है, अगर हम किसी सीधी लाइन पर चलें तो उसकी शुरुआत हुई थी हमारी नाउन से, जैसे तो धीरे धीरे चल के हम आए तो वर्ब तक पहुँचे, तो वर्ब मिडिल एरिया है, उस लाइन का मिडिल एरिया। अब हम उस लाइन के पीछे को चलने वाले हैं, है ना, पीछे के एरिया में आएंगे। तो पीछे के एरिया में यहाँ तक पहले आप काउंट कर लो, है ना, कितने हो गए सारे पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए सबसे पहले हो गया था नाउन, एक नाउन हो गया, दूसरा हो गया था प्रोनाउन, तीसरा हो गया था एडजेक्टिव, और चौथा हो गया आपका ये वर्ब। तो हम 4 पार्ट ऑफ स्पीच कर चुके हैं अब तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगला है, इस देखिए क्या है ना, आओ देखिए नए जो टॉपिक हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच में, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ठीक है, अगर इसे हिंदी नाम दिया जाए तो हिंदी नाम है इसका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है ना। देखो ये टॉपिक भी बड़ा सही है, और हाई स्कूल लेवल पे ये काफ़ी परेशान करने वाला भी माना जाता है ना, क्योंकि इसके फील्ड तक बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, है ना। आज हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि आपको इस तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद आपके पास आएगा। सबसे पहले तो हम कर लेंगे इसकी डेफिनेशन, है ना, जैसे हम सबकी डेफिनेशन करके आए हैं औरों की भी। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, डेफिनेशन है जो वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताए। देखिए इसमें जब इंग्लिश में डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो यहाँ का एक वर्ड, जब हम एडजेक्टिव में जाते हैं तो वहाँ और यहाँ में एक वर्ड अंतर आ जाता है। एडजेक्टिव को हम डिफाइन करते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ लिखते हैं अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, तो वर्ड आ रहा है वहाँ पे क्वालिफाइज। यहाँ जब बोलते हैं तो यहाँ आता है अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। तो ये पॉइंट्स यहाँ है मॉडिफाई और क्वालिफाइज का, सबसे इंपॉर्टेंट बात। हिंदी में हम विशेषता ही कहते हैं जनरली, है ना, विशेषता ही कहते हैं। तो लगभग बहुत एक ही मीनिंग है दोनों का, मॉडिफाइज और क्वालिफाइज बहुत नज़दीक हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा डिफरेंस भी है ना। अब वो डिफरेंस क्या है वो जान लीजिए पहले। देखिए जो क्वालिफाइज है, क्वालिफाइज बना है क्वालिटी से, है ना,
और क्वालिटी हम पढ़े थे, एडजेक्टिव की क्वालिटी आई थी ना, कोई अच्छा है तो भी उसकी क्वालिटी थी, बुरा है तो भी क्वालिटी थी। ये क्वालिफाइज करना कहलाता है, ठीक है, कि वो नाउन प्रोनाउन को करता है किसी को। अब देखिए मॉडिफाई, हम देखें अभी हम एक मॉडल वर्ब पढ़ के आए पीछे, मॉडल ऑक्सिलरी, तो उससे इसका संबंध रखें आप। मॉडिफाई है ना, मॉडिफाई हम अभी वो भी देखे थे, मोटरसाइकिल को आप मॉडिफाई करा लेते हैं ना, फिर उसका चेंज हो जाता है सारा एक्टिविटीज़। तो यहाँ क्या हो रहा है, मॉडिफाई इसका मतलब है वो एक्शन को ही मॉडिफाई कर पाते हैं हम, एक्शन को। और क्वालिफाइज किसे कर पाते हैं, क्वालिफाइज कर पाते हैं नाउन या प्रोनाउन को। और अभी हम सीख क्या है, एक्शन क्या है, एक्शन इज वर्ब। तो सीधी अंतर यह है कि हम वर्ब को क्वालिफाइज नहीं कर सकते, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, है ना, और नाउन प्रोनाउन क्या करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। बहुत ज़्यादा चक्कर काटने की ज़रूरत है नहीं इसके लिए, क्योंकि ये दोनों हिंदी में हम उसे विशेषता करके ही बोलते हैं ना। सीधी सीधी बात आप करें तो जैसे नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा है, एडजेक्टिव था, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ये वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बताएगा, दैट इज़ एडवर्ब। अब इसको हम प्रूव करके देख लेते हैं। देखिए प्रूव करने में सबसे पहले हम लिख रहे हैं ही वर्क्स वेल। हिंदी मीनिंग बनता है वह अच्छा काम करता है, वह अच्छा काम करता है। तो हमारी वर्ब हो रही है वर्क, और वर्क कैसे हो रहा है, अच्छे से। अच्छा क्या है, वर्ड हमारा हो गया वेल। तो देखिए जो वेल वर्ड है वो एडवर्ब हुआ। ये भी आप में डाउट हो सकता है इसके लिए कि हम अच्छे की अंग्रेजी तो गुड पढ़ के आए थे, गुड हैं, यहाँ तो वेल की मीनिंग भी अच्छा हो रहा है। तो इसका पॉइंट यही है कि गुड जो होता है हमेशा एडजेक्टिव वर्ड होता है, और वेल जो होता है वो एडवर्ब होता है। जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो उस समय ध्यान देना है, अगर नाउन प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है तो समझ जाएं कि वो गुड है, और अगर वर्ब के बारे में बात हो रही तो ये समझ लें कि वो वेल है। वहाँ बहुत दिक्कत करता है। तो याद रखें कि वेल एडवर्ब है और वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो हमारी ये वर्ब की परिभाषा हुई है ना, कि यानी वर्ब के बारे में क्वालिफाई जो उसकी विशेषता का ये मॉडिफाई हो रही है। अब हम सेकंड वाला देखें, लिखा है ही इज़ वेरी गुड, बढ़ा सकते हो और भी, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ देखें तो ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारी नाउन है, इन दोनों की विशेषता क्या हो रही है, गुड, ये दोनों अच्छे हैं। और नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव, ठीक है। अब इस सेंटेंस में एक बात और बोलिए, वेरी गुड कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो गुड की विशेषता है ये वेरी, ठीक है। तो सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला हो गया एडवर्ब, राइट। अब तीसरी बात पे आए, तीसरी बात कह रही है वो, ये एडजेक्टिव के बारे में बता दिया, तीसरी बात कह रहे हैं एडवर्ब, एडवर्ब के ही बारे में बता देता है, अपने ही बारे में बताता है कई बार। इसको देखो, ये ऊपर वाले सेंटेंस को थोड़ा बढ़ा लो, ये लिखा है ही वर्क्स वेरी वेल। इसका मीनिंग है कि वह बहुत अच्छा काम करता है, वह बहुत अच्छा काम करता है। तो हम ऑलरेडी चेक करे हुए हैं कि वेल तो हमारे पास एडवर्ब था ही, है ना, इसकी विशेषता बता रहा है वर्क की। अब यहाँ क्या हुआ है कि वेल के बारे में भी बताने आ गया है कोई, और वेल के बारे में कौन बताने आ गया है, वेरी, है ना। तो यहाँ दोनों एडवर्ब हैं, वेल भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, ठीक है। ये हमने जान लिया जी एडवर्ब का पार्ट। अब इसका जो और आगे हमारा है ना लेंथ या कहिए वाइड स्प्रेड जो एरिया है, आगे हम चलेंगे इसके काइंड्स वगैरह में, तो वो हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज आपको तैयार करना है फुल वर्ब। कल और भी हमने सीखा वर्ब के बारे में, आज भी वर्ब के बारे में सीखा, और थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा लिया एडवर्ब के बारे में, ठीक है। अब बहुत दूर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं रह गए हैं, बस कुछ ही पार्ट ऑफ स्पीच बचे हैं, उन सबको हम पढ़कर फिर सिलेबस को शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सबको समझ आ रहा होगा, मैं आज के लेक्चर को यहीं रोकूंगा, ठीक है। और अपनी शिकायतें जो आपने पहले भी कहा है कि आपकी अगर कोई कंप्लेन है तो उसको हम तक पहुंचाएं, हम उसके सुझाव, आपके सुझाव के लिए है ना बैठे हैं इधर आपको सॉल्यूशन देने के लिए, और इंतज़ार में हैं आप भेजें, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।